इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। इस शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुआ है। एक है वाइकस और दूसरा है लोगस। वाइकस का अर्थ होता है निवास, जबकि लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। कि किसके निवास का अध्ययन है? तो हम ये कह सकते हैं इकोलॉजी जीवों के निवास का अध्ययन। ये क्या है? जीवों के निवास का अध्ययन। जीवों के निवास का अध्ययन। जैसे बायोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीव का अध्ययन है। फिजियोलॉजी किसका अध्ययन है? जीव के क्रिया का अध्ययन है। एम्ब्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जीव के भ्रूणीय विकास का अध्ययन है। वैसे ही जीव के निवास का अध्ययन क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन है, इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, अर्नेस्ट हेकल। और ये इन्होंने दिया था 1869 में। डेट वैसे तो पूछता नहीं है, पर आप लोग चाहो तो आप याद रख सकते हो तो रखो। पर आईएएस हो या पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम में बिल्कुल डेट उट नहीं आता है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखिए कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले देने वाले कौन थे? वो थे अर्नेस्ट हेकल। कुछ शुरुआती जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन लोगों ने इकोलॉजी को डिफाइन करने का भी प्रयास किया। और कुछ जो अच्छे डेफिनेशन है, जो सर्वमान्य है, सर्व स्वीकृत है, वो डेफिनेशन दिया था रिटर ने, ऑडम ने, हेकल ने। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन को भी देखते हैं। एक डेफिनेशन इकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, ये दिया था रिटर ने। इसने कहा था इकोलॉजी जीवों के निवास का अध्ययन। जीवों के निवास का अध्ययन। जबकि दूसरा जो डेफिनेशन है वो दिया था हेकल ने। दूसरा डेफिनेशन दिया था यहाँ पे हेकल ने। और हेकल ने कहा अपने डेफिनेशन में, इकोलॉजी जीव और उसके पर्यावरण के बीच होने वाले अंतःक्रिया या अंतः संबंध का अध्ययन। जीव और उसके पर्यावरण के बीच होने वाले जो अंतःक्रिया है या जो अंतः संबंध है, उस संबंध का अध्ययन। तो जीव से तो आप समझते ही हो, जीव का मतलब हुआ मनुष्य हो गया, तमाम जंतु हैं, वनस्पति हैं, जो भी सजीव हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सबके सब क्या है? जीव। और पर्यावरण का मतलब हुआ जीव जिस बाहरी आवरण के द्वारा ढका हुआ है, वो क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण के अवयव क्या होते हैं? ताप हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। तो हम हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? इसी का आवरण है। और हम इसी पर्यावरण के साथ लगातार क्या होता है? अंतःक्रिया करते होते हैं। ये अंतःक्रिया किस लिए होता है? क्योंकि हम पर्यावरण पर निर्भर होते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। और यही बात सभी जीवों के लिए लागू है। हर एक जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर होता है और इसलिए वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। अब एक जीव के लिए पर्यावरण में क्या कोई जैविक घटक हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये सिर्फ अजैविक घटक ही होंगे। तो जीव के आसपास की मैं बात कहा, और आसपास में जरूरी है कि सिर्फ अजैविक ही घटक हो। जब हम किसी दूसरे जीव पर भी निर्भर रहते हैं तो वो भी हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा होता है। जैसे आप जंतुओं पर निर्भर होते हो, जैसे आप वनस्पतियों पर निर्भर होते हो, तो वो भी क्या है? एक जीव जंतु ही तो है। और वनस्पति से क्या मिलता है? आपको मिलता है ऑक्सीजन। वनस्पति से क्या मिलता है? आपको भोजन। वैसे दूसरे जंतुओं से भी क्या मिलता है? आपको भोजन। और इस प्रकार से हमारे हमारे मतलब जीव विशेष को छोड़ करके उसके चारों तरफ का जो बाहरी आवरण है, या सभी जो जीव हैं उसके चारों तरफ का जो बाहरी आवरण है, वो उस आवरण के साथ प्रत्येक जीव क्या होता है? इंटरेक्ट करता है। उसी बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं पर्यावरण।
और इसी परिभाषा को हेकल ने कहा था। तो रीटर और हेकल ने जो परिभाषा है, अगर इस पर हम गौर करें तो दोनों बात एक ही है। एक कहता है निवास का अध्ययन, जीव जहां पे रहता है उस निवास का अध्ययन। तो जीव तो अलग अलग निवास में रहता है, कोई जल में रहता है, कोई जमीन पे होता है, कोई मरुस्थल में होता है, कोई टुंड्रा में होता है, कोई टाइगा में होता है। तो जब निवास अलग अलग है तो उन अलग अलग निवासों का प्रभाव जीव पे क्या पड़ता है और कैसे वो अपने अनुकूलन के लिए उन अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया करते हैं, उसका अध्ययन ही क्या है वास्तव में इकोलॉजी। तो रीटर भी वही बात कर रहा है, लेकिन कहने के जो तरीके हैं उसके बड़ा सरल है, क्योंकि हेकल उस कॉम्प्लेक्स की तरफ ध्यान को ले जा रहे हैं जहां से डेफिनेशन इकोलॉजी का है वो निकल के आता है। तो इस आधार पे हम लोग इकोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से ध्यान से वीडियो को एक बार दो बार करके आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं इकोलॉजी को दो मुख्य भाग में बांटा गया है। इकोलॉजी को दो मुख्य भाग में बांट कर अध्ययन किया जाता है। एक है स्वपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, इसको हम लोग कहते हैं ऑटियोकोलॉजी। और दूसरा है समपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, जिसे हम लोग कहते हैं ऑडियोकोलॉजी। और इसे हम लोग कहते हैं साइनोकोलॉजी, साइनेकोलॉजी। जब एक ही जाति का जीव, एक ही जाति का, एक ही जाति हो सकता है मानव जाति हो सकता है किसी मानव जाति हो। जब एक ही जाति के जीव को उसके पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे ये पर्यावरण हो गया, ये पर्यावरण है, तो मानव जाति का इसके पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्वपारिस्थितिकी। जैसे मान लो शेर है, अब अकेले पूरे शेर जो प्रजाति है उसके प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? स्वपारिस्थितिकी। जैसे कोई वृक्ष हो गया खास, जैसे मान लो आम का पेड़ है, और आम के पेड़ का पूरे पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्वपारिस्थितिकी। मतलब एक ही जाति के जीव का उसके पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। और दूसरा है समपारिस्थितिकी। ठीक है, मतलब जब हम कई जाति के जीवों का, ये सभी जाति के जीवों का या पूरे समुदाय का उसके पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया होता है उसका जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी। जैसे मान लो हम जहाँ पे रहते हैं तो मानव हो गए, हमारे आसपास क्या रहता है? गाय भैंस, गाय है हो गया, बैल हो गया, ठीक है। जंगलों में हम जहाँ पे हम रहते हैं हमसे कुछ दूर पे रहता है कई सारे जंगली जानवर होते हैं, कई सारे जंगली जानवर होते हैं, ठीक है, कई सारे पेड़ पौधे होते हैं। ये सब के सब क्या अलग अलग जाति का हो सकता है। तो जो मानव है एक जाति हो गया, गाय एक अलग जाति है, बैल एक अलग जाति, ठीक है ना, ये अलग अलग क्या है? ये सब जातियां हैं। जंगल कुछ जानवर है, मतलब बाघ शेर हो गया, ये अलग जाति है। कुछ पेड़ पौधे हैं विशेष। इन ये पूरा का पूरा क्या है? एक समुदाय हो गया। ये क्या है? कई जाति के जब जीव जब एक साथ रहता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समुदाय कहते हैं। और जब ये समुदाय अपने पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया करता है, इस अंतःक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी।